हेलो। हाँ भाई, बैठ जाइए, बिराजिए। टॉपिक का नाम इन्वर्जन है, जो आज चालू होगा। हाँ, चलो चर्चा करते हैं कि इन्वर्जन है क्या। इधर आ जाओ। हाँ, 2 मिनट के लिए जो आ चुके हैं, जो बैठ चुके हैं, वो साइलेंस रखे, जैसे कि अपनी क्लास टाइम पे चालू हो सके और टाइम पर खत्म। हाँ, बात करें इन्वर्जन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। आज के पेपर में आवर्जन आया, आवर्जन, गणना, और अपन ने जो टॉपिक शुरू किया उसका नाम इन्वर्जन है, जिसको अपन कहते हैं व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा क्रम। व्युत्क्रम, उल्टा क्रम। हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जा, उधर जगह नहीं है ना जगह, बैठ जा। ओके, सभी लोग टॉपिक का नाम डालेंगे इन्वर्जन। रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, उल्टा पीछे से। जिनका जो रनिंग टॉपिक है बैच में वो चलता रहेगा। इन्वर्जन उल्टा लिख लो, अब पीछे की तरफ से देखो। इन्वर्जन का मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी उल्टा क्रम। समझो। हाँ, देखिए, इन प्लस वर्जन, अगर देखा जाए तो ये दो शब्द अलग अलग हैं, इन प्लस वर्जन। लेकिन ये दरअसल इस तरह से अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका तो गलत होगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं होगा, इसका वर्गीकरण नहीं होगा। इसको बनाया गया है इन्वर्ट से। अच्छा, इन्वर्ट का मतलब होता है अंदर से उठाकर बाहर ले आना। इन्वर्ट का मतलब होता है अंदर से उठा करके बाहर ले आना। एक होता है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, यानी रूप बदलना, रूप बदलना। और इन्वर्ट का मतलब होता है अंदर से बाहर लाना, अंदर से बाहर लाना। सर, ये अंदर से बाहर लाने का आशय क्या है, क्या चीज है जो अंदर से हम बाहर लाते हैं। अंदर से बाहर लाने का मतलब होता है कि अपन जो सेंटेंस के अंदर की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको अपन सेंटेंस के वर्ब कहां ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। मतलब अपन हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्ट का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है। इन्वर्ट का मतलब होता है कि अंदर से बाहर लाना। किसको किसको अंदर से बाहर लाते हैं, हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब को अंदर से बाहर। किसको लेके आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को अपन अंदर से बाहर लाते हैं। गॉट इट, बात समझ में आ गई। तो एक छोटी सी लाइन के अंदर लिख लीजिएगा, लिखिए इन्वर्जन। इन्वर्जन वह ग्रामेटिकल यूनिट है, वह ग्रामेटिकल यूनिट है, यूनिट है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब को, जिसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है, सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है। कहां लाया जाता है हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है।
किससे पहले लाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है। इन्वर्जन का एक खास रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी वो कहां आएगी? सब्जेक्ट से पहले आएगी। कहां आएगी भैया? सब्जेक्ट से पहले। ओके, बात समझ में आ गई? अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आपको तो पता ही है कि डू, डज, डिड, ये 3 होती हैं। अगर नहीं है तो निकालनी होती है। याद है आपको निकालना कि मैंने बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से क्या निकालोगे? डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो क्या निकालोगे? डज। और वर्ब की सेकंड होगी तो क्या निकालोगे? डिड। ये आपको हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ती है। हो तो लगा देना, नहीं हो तो निकाल लेना। अगर डू डज डिड आ रहे हो तो आप क्या करना, जब डू डज डिड आ ही रहे हैं तो उनको क्या करना? लगा देना। और अगर नहीं आ रहे हैं तो वहां से निकाल लेना। ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद वॉज, इसके बाद वर, इसके बाद हैज और हैव और हैड, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब? और जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सारी की सारी मॉडल वर्ब्स क्या हैं? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये जितने भी मॉडल होते हैं 13 मॉडल्स अप्रोक्सीमेट, वो सारे की सारे आपकी क्या मानी जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स मानी जाती है। क्या मानी जाती है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये तो तुम जानते ही हो, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये तो आपको पता ही है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड सुने होंगे आपने। मस्ट, नीड, डेयर, ये सब भी क्या होते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपने परिभाषा लिख ली। अब इसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स निम्न होती हैं। 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 लिखो पहली कौन कौन सी होती है? इज, कॉमा, एम, कॉमा, आर। इज, कॉमा, एम, कॉमा, आर, कॉमा, वॉज, कॉमा, वर। इज, कॉमा, एम, कॉमा, आर, कॉमा, वॉज, कॉमा, वर। लिख दिए ये पांचों। कॉमा, हैज, कॉमा, हैव, कॉमा, हैड, कॉमा, हैज, कॉमा, हैव, कॉमा, हैड। लिख दिया। कॉमा, डू, कॉमा, डज, कॉमा, डिड। डू, कॉमा, डज, कॉमा, डिड। डू के नीचे लिख देना वर फर्स्ट, और डज के नीचे लिख देना वर फर्स्ट एस या यस, और डिड के नीचे लिख देना वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिख दिया? हाँ हाँ है ना? ठीक है। लिखो इसके बाद मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, जो कि निम्न है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑड और यूज्ड। OUGST, ऑड और यूज्ड। ठीक है ना? ये आपकी क्या हो गई? मॉडल वर्ब्स हो गई 13। ठीक है? अब ये अपन का नॉर्मल चीजें हो गई हैं। अब ये तो क्या है कि भाई अपन ये समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वैसे तो कई लोगों को पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हमारे वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड सब जानते हैं। अब इन्वर्जन का मतलब होता है ये सब्जेक्ट के अंदर आती है, इनको बाहर लाना। जैसे मैंने तुमसे एक बार कहा, मान लो मैंने कहा कि अगर तुम्हारे सेंटेंस की शुरुआत में हार्डली आ रहा हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ रहा हो? हार्डली। समझ में आया? तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन करना है। मैंने कह दिया अगर सेंटेंस की शुरुआत में कौन आ रहा हो? हार्डली, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है? इन्वर्जन। तो आप तुम्हारे दिमाग में सेट है कि हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी? सब्जेक्ट से पहले। अगर मैं लिखूं कि हार्डली यू कैन विन दिस रेस, मैं अगर ये कहूं कि हार्डली यू कैन विन दिस रेस, अब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एरर कहां है? ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, नो एरर है।
तो खटाक से एरर निकाल दोगे सर कि ये कैन है ना, कैन, ये उठ करके कहाँ जाएगा, यू से पहले, यानी कि सब्जेक्ट बाद में जाएगा और कैन पहले है। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो ये कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ये अपन सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। बात समझ में आ गया, आ गई ना। तो लिखो, इन्वर्जन को निम्न नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। इन्वर्जन को निम्न नियमों के माध्यम से, निम्न नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। इन्वर्जन को निम्न नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। अब वो इन्वर्जन के नियम क्या होते हैं, चलो चर्चा करते हैं। किन नियमों के माध्यम से अपन इन्वर्जन को समझ सकते हैं, आओ चलो देखते हैं। स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहला रूल, अगर मान लो, सुन लो, अगर आपका सेंटेंस हेयर से शुरू होके एक्सक्लामेटरी हो, ध्यान से सुनना, अगर आपका सेंटेंस हेयर से शुरू है और किससे बनते हैं, अंदर मतलब बंद किससे है, एक्सक्लामेटरी से, एक्सक्लामेटरी से बंद है, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन करोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब को उठा लाओगे। यहां पर आपको वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में क्या लिखनी है, एस या ई एस, और यहां जाएगा आपका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अनुसार आप लोगों को वर्ब लगानी है। नहीं आई बात समझ में, कि अपन को सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लगानी, बल्कि मेन वर्ब कहां लिखनी है, सब्जेक्ट से पहले। आज तक तुमने मेन वर्ब कहां लगाई है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे तो लगाते हो, लेकिन यहां पर मेन वर्ब कहां आ गई, उठ के ही मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। तो सर इसमें आपने इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब का क्यों नहीं किया, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसका एक सेटअप स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं आपको, ये एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा, हेयर डज ए मैन कम टू जज, हेयर डज ए मैन कम टू जज। मैंने यहां एक आदमी आ रहा है जज करने के लिए। ये क्या करते हैं, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए करते हैं अपन, किसी खिल्ली उड़ाने करते हैं, देख आ गया, देख विराट आ गया, देख ओ विराट कोहली आ गया, देख, यानी कि अपन क्या कर देते हैं उसका, कि ओ देख ले ये आ गया, देख मोदी, ओ नरेंद्र मोदी आ गया। तो कोई अगर अपने मतलब बात करने आता है, अब जैसे मान लो कई बार आप मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कमेंट कर ही देते होंगे, 100% आपने कोई ना कोई नाम रख रखा होगा मेरा। तो अब वो जो नाम है ना, आप जैसे कहते ओ आ गया, देखो आ गया, तो ये जो है शब्द, ये स्ट्रक्चर जो है वो हेयर वाली स्ट्रक्चर है, हेयर प्लस मेन वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट। तो अपन जैसे इसमें क्या गड़बड़ करेंगे, आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें एरर क्या है, ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है। तो आपके दिमाग में एक चीज सेट है कि यहां पर इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब का नहीं होगा, इसमें मेन वर्ब भी उठ के आ जाएगी। तो जब कम ये डज में मिलेगी तो ये क्या हो जाएगी, कम्स, क्या हो जाएगी, कम्स। तो ये आ जाएगा हेयर कम्स अ मैन टू जज, क्या आ जाएगा, हेयर कम्स अ मैन टू जज। ये इस तरह से हो जाएगा, कम इधर से हट जाएगा और यहां कम ए मैन से पहले आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने कहा कि जैसे हेयर 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 डज हेयर डज समवन लाफ्स एट यू। अब इसमें गलती क्या क्या है, गलती तो बहुत ज्यादा है। अब ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, नो एरर। तो गलतियां तो कोई भी आराम से पहचान सकता है कि सर इसमें ना आपने डज भी लगा रखा है। और तो अब अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कई लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन तुम्हें पता है कि सेंटेंस एयर से शुरू है तो क्या होगा, मेन वर्ब कहां आएगी, संबंध से पहले। तो ये ऐसे लिखने की बजाय सही क्या होगा, लाफ्स, हेयर लाफ्स समवन एट यू, हेयर लाफ्स समवन एट यू, कि यहां पर कोई तुम्हारी तरफ हंस रहा है। ठीक है ना। तो ये लो, आप इस तरीके से दोनों को बना सकते हो। तो लिखो, पैटर्न लिख लो सेम टू सेम। समझा दूं, एक बार समझाता हूं, देखो एक मिनट सुन लो फिर लिख लेना। सो प्लस एडजेक्टिव है,
ये सो प्लस एडजेक्टिव आ गया ना। इसके बाद दैट आएगा, देखो दैट क्लॉज आ रहा है, आ रहा है दैट क्लॉज के बीच में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। कैसे होता है हेल्पिंग वर्ब का? जैसे नाउन ये आ गया, देखो जैसे बी प्लस नाउन, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब उससे पहले उठ के आ जाएगी। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट गेट अप, तो मैंने सो वीक को इधर ले लिया, सो प्लस एडजेक्टिव इधर ले लिया, तो इधर हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली आर यू से पहले आ गई ना, फिर दैट क्लॉज आ गया। नीचे वाले में ऐसा एरर दे दिया कि सो हैंडसम दे दिया, सो प्लस एडजेक्टिव, और मैंने द प्राइस इज दे दिया, जबकि क्या आएगा, इज द प्राइस। यानी कि एडजेक्ट ये जो नाउन है ना, सब्जेक्ट जो है वो बाद में जाएगा और वर्ब पहले आएगी। बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो वो वाला इन्वर्जन तो हम सभी जानते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन ऐसे वाक्य जिनमें इंटेरोगेटिव नहीं है उसके बावजूद इन्वर्जन हो रहा है, वो आप यहां देख सकते हो, लिख लीजिए। कंप्लीट हो गया, लिख लिया। ओके, दो पॉइंट्स क्लियर। अच्छा, पहला वाला हेयर वाला हो गया क्लियर, दूसरा वाला ये सो प्लस एडजेक्टिव वाला क्लियर। कॉन्सेप्ट 1 बाई 1 स्टेप अपन करीबन 6, 7, 8 रूल्स के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। तो हटा दो उसको, कितना स्पीड स्लो है आपकी लिखने की, तेज करो थोड़ी सी। ये है ना पीपीटी में आपको पहुंचा दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज। हाँ, ये पीपीटी मतलब ये पूरी पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, ऐसी की ऐसी सेम। चलने दूं, जो थोड़ा बहुत लिख लो वो ठीक है, नहीं तो पहुंच जाएगी। देखो पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखो पैटर्न नंबर 3, इसको समझो आप। पैटर्न नंबर 3 क्या होता है कि आपका क्या आ रहा है यहां पर, सच, सच दिख रहा है, सच ही आपका सब्जेक्ट है, और फिर ये मान लो कि यहां पर एक सब्जेक्ट आ रहा है अलग से। वैसे दरअसल ये माना जाए कि सब्जेक्ट की पहचान सच ही है, सच एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और फिर यहां दैट आएगा, और फिर दैट के बाद एक पूरा की पूरा क्लॉज आएगा, तो वर्ब यहां आएगी। मतलब सच के बाद वर्ब आएगी तुरंत। जैसे अगर मैंने कह दिया कि एक बोला कि ऐसा था उसका सपना कि वो अपने आप को मतलब पढ़ने से रोक नहीं पाया, है ना, या उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं। ऐसा था उसका सपना, ऐसा था उसका सपना कि उसने पढ़ाई रोकी नहीं, पढ़ाई रोकी नहीं, कि उसने पढ़ाई को क्या नहीं किया, रोकी नहीं। अब देखो ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ये आगे ले, ये सपना आ गई, ठीक है। हाँ, सच वॉज हिज ड्रीम, सच वॉज हिज ड्रीम दैट ही कुड नॉट हेल्प, ही
could not help studying. He could not help studying. ये मैंने एक तो हिंदी से इंग्लिश बना के मैंने आपको बता दिया. could not help studying. मैंने आपको, अगर जिन्होंने नॉन फाइनाइट नाम का टॉपिक पढ़ रखा हो उसमें बता रखा हुआ कि कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प के बाद जीरेंट फॉर्म आती है. चलो कोई ना. देखो सच आपका सब्जेक्ट बन गया. जैसे ये बना तो आपकी इन्वर्जन हो गया ये मान लो. तो लेकिन ये वर्ब किसके अनुसार आएगी? ड्रीम के अनुसार. तो ये अब देखो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं. मैंने कहा सच हर फियर वॉज, सच हर फियर वॉज that she could not have even a wink of eye. She could not have even a wink या nap. She could not have even a nap. Even वो झपकी भी नहीं ले पाई. Even a nap. वो एक झपकी भी नहीं ले पाई. वो इतना डरी हुई थी वो. तो A में एरर है, B में एरर है, C में एरर है और नो एरर है. चलो बताओ एरर निकाल दो. A में एरर है. श्योर है ना? कंफर्म क्या आएगा? वॉज हर फियर. बोलो बात समझ में आ गई? ये इन्वर्जन होता है, इसको इन्वर्जन कहते हैं. क्रम को उल्टा बना देना. लिख लो. लिख दिया? क्या? सच के बाद किसका? एज का? नहीं, इसमें नहीं होता. सच दैट इसमें तब होता है जब ये इन्वर्जन वाला जो पैटर्न होता है उसमें सच दैट ही होता है. वो तब होता जब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से आई हैव नॉट या आई डोंट हैव सच ए ड्रीम, फिर आता है एज, सच ए ड्रीम एज, फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन सेट होता. ठीक है ना? इस तरह के में जब सब्जेक्ट सच होगा तो फिर नहीं आएगा रिलेटिव प्रोनाउन दैट. ठीक है ना? ओके. एज तो तब आता जब यहां ड्रीम से पहले सच होता है. इस तरह से कुछ सच ए ड्रीम ऐसे करके होता. हटा दूं? हाँ. पैटर्न नंबर 4. पैटर्न नंबर 4 को अच्छे से समझना. आपने कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस सुना होगा. ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है आशीर्वादात्मक वाक्य. ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं आशीर्वादात्मक वाक्य. यानी कि वे वाक्य जिनके अंदर विश, प्रे, कर्स और ब्लेस ये 4 भाव नजर आए. अच्छा, विश का मतलब क्या होता है? इच्छा और शुभकामना भी होती है. और प्रे का मतलब प्रार्थना, और कर्स का मतलब शाप, और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद.
ये चारों भाव जिस सेंटेंस के अंदर होते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो लिखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का इन्वर्जन होता है। MAY, मे का इन्वर्जन होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का इन्वर्जन होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का इन्वर्जन होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का इन्वर्जन होता है। जैसे कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको क्या करे? ब्लेस करे, मतलब आशीर्वाद दे। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बोला कि मे गॉड शो यू द राइट पाथ, कि भगवान तुम्हें क्या करे? मे गॉड शो यू द राइट पाथ, कि भगवान तुम्हें क्या, कैसा रास्ता दिखाए? शो यू द राइट पाथ, सही रास्ता दिखाए, तुम भटके हुए हो सब। राइट पाथ, PATH, ठीक है ना? मे यू गेट सक्सेस, कि तुमको क्या मिले? सफलता मिले। तो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेट ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिनके अंदर मे का इन्वर्जन हुआ है। लिख लो। मैं यहां पर सब में सब्जेक्ट से पहले आता ना, एक आध श्राप भी दे देता हूं मैं। मैंने कहा मे यू नेवर सक्सीड, भगवान करे तुम कभी सफल ना हो इन योर लाइफ। ये कोई ने दे दिया अपन को तो अपन मेहनत करके इस श्राप को निकाल सकते हैं। आज के ज़माने में वो साधु सन्यासी नहीं मिलते कि एक बार मैंने श्राप दे दिया तो वो कभी खाली नहीं जाता। अब के लोगों के तो सभी खाली जाते हैं, एक आध दो ही लगता है बस, क्योंकि पापी हैं लोग श्राप देने वाले भी। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखिए। देयर से शुरू होने वाले, देयर से शुरू होने वाले वे सेंटेंस, देयर से शुरू होने वाले वे सेंटेंसेस, देयर से शुरू होने वाले वे सेंटेंसेस जिनमें, वे सेंटेंसेस जिनमें, देयर से शुरू होने वाले वे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट की किसी स्थान पर, सब्जेक्ट की किसी स्थान पर, किसी स्थान पर लोकेशन दर्शाई जाए, लोकेशन दर्शाई जाए, वहां भी हेल्पिंग वर्ब का, वहां भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है, वहां भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। देयर के साथ यहां हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो इज़ेमार आती है, बॉज बार आती है। इसके बाद हैज हैव, हेड में बीन लगता है और मॉडल के साथ बी लगता है। ये संकल्प 2 बैच में तो मैंने ये स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया था, ठीक है ना? मॉडल के साथ बी लगता है, ये वाला पैटर्न मैंने उनको पढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आता है, तो इसी सब्जेक्ट के अनुरूप, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये रूल आ जाता है बाद में, इसी सब्जेक्ट के अनुरूप यहाँ पर ये वर्ब आती है। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो देयर हैज बीन नो गेम टू प्ले, देयर हैज बीन नो गेम टू प्ले, देयर वर सम पीपल, देयर वर सम पीपल
there were some people who were discussing दिस मैटर, जो कि इस मामले को डिस्कस कर रहे थे, दिस इशू को डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पर आप देख सकते हो सम पीपल से पहले मैंने क्या लगा दिया, बर, और नो गेम से पहले मैंने क्या लगा दिया, हैज बीन। नो गेम से पहले मैंने क्या लगा दिया, हैज बीन। लिख दो स्ट्रक्चर लिख करके एग्जांपल्स। देखिए पॉइंट नंबर कौन सा है, 6 ना। अच्छा सुनो, कुछ प्रपोजिशंस होती हैं, हाँ छठे नंबर का पॉइंट है। देखो कि प्रपोजिशन प्लस स्थान का नाम, जैसे प्रपोजिशन प्लस लोकेशन आ रखी हो, कि प्रिपोजिशन आ गई कोई भी, एट, ऑन, इन, विद, विदाउट, अंडर, बिहाइंड, कुछ भी, कई सारी प्रपोजिशन होती है। प्रपोजिशन प्लस लोकेशन अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाती है तो भी अपन हेल्पिंग वर्ब का क्या कर देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं। क्या भी कर देते हैं, इन्वर्जन। यानी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी प्रपोजिशन प्लस लोकेशन से हुई हो, ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी किससे हो रही हो, प्रपोजिशन प्लस लोकेशन से। एक बार फिर से बोलो, किससे हो रही हो, प्रपोजिशन प्लस लोकेशन से। तो अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर देते हैं। सर कैसे, मैंने कहा बिहाइंड द, देखना, बिहाइंड द क्लाउड्स, बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे, बिहाइंड द क्लाउड्स इज द सन, इज द सन, कि सूरज कहां है, बिहाइंड द क्लाउड्स है। तो बिहाइंड एक प्रपोजिशन है, राइट ना, बिहाइंड एक प्रपोजिशन है, और उसके बाद क्लाउड्स क्या हो गए, उसकी लोकेशन, किसकी, सूरज की लोकेशन। तो इज कहा आ गया पहले। मैंने कहा कि अंडर द, देखना, अंडर द डीप ब्लू स्काई, अंडर द डीप ब्लू स्काई, ब्लू स्काई इज द ग्रीन अर्थ, इज द ग्रीन अर्थ। मैंने कहा कि इस गहरे नीले आकाश के नीचे क्या है, नीले कलर की वो हरे कलर की क्या है, धरती है। हरे कलर की क्या है, धरती है। बोलो कुछ समझ में आ रहा है। तो अपन ने क्या किया कि हरे कलर की धरती का जो वर्ब है वो कहां ले ली, धरती से पहले। क्यों ले ली, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, प्रपोजिशन प्लस लोकेशन, प्रपोजिशन प्लस लोकेशन। बोलो कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई, यस और नो, आगे ना बात समझ में। तो लिखो प्रपोजिशन प्लस लोकेशन यदि सेंटेंस की शुरुआत में आए, प्रीपोजिशन प्लस लोकेशन यदि सेंटेंस की शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। प्रपोजिशन प्लस लोकेशन सेंटेंस की शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। प्रीपोजिशन प्लस लोकेशन सेंटेंस की शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। सेंटेंस की शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। अब लिख लीजिए कैसे होता है। लिख दिया,
लिखें? लिखो। देखिए, रूल नंबर कौन सा चलेगा? 8वां? 7। अच्छा, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन ले लेते हैं, जैसे कि आप साथ साथ लिख सकते हैं। लिखो, कुछ नेगेटिव वर्ड्स जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड्स जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। शुरुआत में क्या करते हैं? आते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड जो कि सेंटेंस की कहां आते हैं? शुरुआत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन लेते हैं। क्या करते हैं वो? हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन लेते हैं। सर नहीं समझ में आया। देखो, बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कैसे लेते हैं वो समझ लो। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड हैं साथ साथ लिख सकते हो आप चाहे तो। नेवर, सेल्डम, नेवर है, सेल्डम है, SELDOM, हार्डली है, HARDLY, रेयरली है, हार्डली है, रेयरली है, RARELY, बेयरली है, स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली है, नॉर है, नेवर है, नॉर नेवर हो गया, नाइदर, NEITHER, नाइदर है, नॉट ओनली है, नॉट ओनली है, इन नो वे है, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट है, ऑन नो अकाउंट है ना, एट नो टाइम है, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंस है, अंडर नो सर्कमस्टेंस, CIRCUMSTANCE, नॉट फॉर ए मोमेंट है, MOMENT, नॉट फॉर ए मोमेंट, ETC। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। कोई भी आ जाए, एट है ना, कोई भी आ जाए, नो नो, कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड दिखेगा आपको। नो दिखेगा, नॉट दिखेगा, कुछ तो नेगेटिव वर्ड दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि नॉट फॉर ए मोमेंट, नॉट फॉर अ मोमेंट, नॉट फॉर अ मोमेंट, MOMENT, मोमेंट, आई वॉज कंफ्यूज्ड, आई वॉज कंफ्यूज्ड, confused, CONFUSED, when I was assigned the question, when I was assigned the question, जब मुझे प्रश्न दिया गया, ASSIGNED, assigned the question, जब मुझे प्रश्न दिया गया तो मैं एक क्षण के लिए भी क्या नहीं था? कंफ्यूज नहीं था। तो चलो इसमें एरर निकालते हैं। ए में एरर है, बी में एरर है, या सी में एरर है, या नो एरर है? बी में क्या एरर है? यहां पर आई वॉज की जगह पर वॉज आएगा। लिख लो इस एग्जांपल को। अगली स्लाइड पे मैं पूरे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। हाँ, अब देखिए, हो गया। ये तो मैंने साथ ही लिखवाए थे। दिख रहा है? ठीक है, अब तो बदल दूं। केवल एक्सरसाइज है, अब साथ में लिखना मेरे एक्सरसाइज।
साथ में लिखना एक्सरसाइज। इन नो वे आई ट्राइड, इन नो वे आई ट्राइड टू ऑब्जर्व हिम, टू ऑब्जर्व हिम, इन नो वे आई ट्राई टू ऑब्जर्व हिम, पहले में एरर निकालो। दूसरे में ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट द फार्मर कुड पे द डेब्ट, कुड पे हिज डेब्ट, उसके कर्जे को पे कर पाया। ठीक है ना। तीसरा है सेल्डम, सेल्डम ए डॉग, सेल्डम ए बार्किंग, सेल्डम ए बार्किंग डॉग बाइट्स, बार्किंग डॉग बाइट्स, BITES। चौथा है हार्डली, हार्डली कुड दे, हार्डली कुड दे बिलीव इन वॉट आई से या वॉट आई सैड, वॉट आई सैड, नो एरर। लास्ट पांचवा क्वेश्चन है नेवर आई हैव visited, never I have visited the Taj in my life before, Taj in my life before, in my life before, before, no error। एक और ले लो छठा, never again, never again the child, never again the child made a mistake, made a mistake, MISTAKE, no error। never before, never before, before the dealer got late, never before the dealer got late, गॉट लेट। चलो एरर निकालो उसमें। पहले में क्या एरर है? आई ट्राइड में से क्या निकालोगे? डिड, डिड आई ट्राई। अच्छा नीचे वाले में क्या एरर है? द फार्मर कुड, कुड यहां आ जाएगा फार्मर से पहले, सही है ना। अच्छा इसमें देखो ए बार्किंग डॉग बाइट्स, बाइट में से क्या कटेगा? एस, और यहां क्या आएगा? डज। समझ गए मेरी बात? अच्छा हार्डली कुड दे, इसमें क्या है? नो एरर। इसमें क्या है? नो एरर। इधर देखो नेवर आई हैव आ रहा है, नेवर हैव आई। इधर देखो नेवर अगेन आ रहा है, तो नेवर अगेन भी नेगेटिव वर्ड है, उधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ETC लिख दिया था मैंने। तो नेवर दिखते ही वो तो अगेन आ जा, चाहे बिफोर आ जा, ठीक है ना। अच्छा चलो अब बताओ क्या करेंगे? मेड, मेड में से क्या निकालोगे? डिड, तो क्या हो जाएगा? नेवर डिड द चाइल्ड मेक, नेवर डिड द चाइल्ड मेक, MEKE, नेवर डिड द चाइल्ड मेक। अगला बोलो नेवर बिफोर द डीलर गॉट, तो गॉट में से क्या कर लेना? डिड निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा? नेवर डिड द डीलर गेट। बस 2-3 पॉइंट और हैं, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट। ओके ये एक्सरसाइज थी 6-7 क्वेश्चंस की, एक ही पॉइंट पर, एक ही रूल पर। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा चलेगा? 8वां। तो 8वां पॉइंट क्या है? सुनो, लिटिल और फ्यू, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। पता है ये दोनों शब्द भी क्या है? नेगेटिव है। क्या है ये दोनों शब्द? नेगेटिव। लिटिल और फ्यू सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वर्ब स्वभावतः इनके बाद आएगी आएगी। जब लिटिल और फ्यू सब्जेक्ट के रूप में आ गए तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? इन्वर्जन, ठीक है ना। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो वहां पर अपन हेल्पिंग वर्ब का क्या कर देते हैं? इन्वर्जन। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी? सब्जेक्ट से पहले। कहां आएगी? सब्जेक्ट से पहले। जैसे मैंने कहा कि देखो लिटिल, लिटिल वन थिंग्स,
लिटिल वन थिंग्स, एक व्यक्ति सोचता है कितना, न के बराबर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ये है लिटिल वन थिंग्स, क्योंकि वन तो सब्जेक्ट आ गया, तो लिटिल वन थिंग्स बिफोर टेकिंग अ रिस्क, बिफोर टेकिंग अ रिस्क, एक जोखिम लेने से पहले एक व्यक्ति बहुत कम सोचता है। मैंने पूछा चलो एरर निकालो, तो ए में एरर है, बी में ए में एरर है, या फिर बी में एरर है, या फिर सी में एरर है, या फिर नो एरर है, बताओ जी। ए बी और सी, इन तीनों में से एरर किस में है, या बताओ इनमें से एरर क्या है। कि यहां पर से सर आपको क्या करना पड़ेगा, डज वन थिंग, लिटिल डज वन थिंग, लिटिल वन, ये डज वन थिंग आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि लिटिल, लिटिल या फ्यू, फ्यू से ले लो, फ्यू आई ऑब्जर्व्ड, फ्यू आई ऑब्जर्व्ड एट द पार्टी, एट द पार्टी, इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। बी में क्या एरर है कि यहां पर सर क्या होगा कि आई ऑब्जर्व्ड की जगह पर डिड आई ऑब्जर्व होगा। तो लिखो जब लिटिल व फ्यू, जब लिटिल व फ्यू, जब लिटिल व फ्यू ऑब्जेक्ट का कार्य करे एवं सेंटेंस की शुरुआत में आए, जब लिटिल व फ्यू ऑब्जेक्ट का कार्य करे एवं सेंटेंस की शुरुआत में आए, लिटिल व फ्यू ऑब्जेक्ट का कार्य करे एवं सेंटेंस की शुरुआत में आए, तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। बात समझ में आ गई, किसका इन्वर्जन होता भैया, हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, नहीं है तो ठीक है, फिर लिखना शुरू करो। चलो बस लास्ट 2 पॉइंट, और लास्ट 2 पॉइंट्स के बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट। देखो ये मैंने बढ़ा दिए एक्स्ट्रा। अच्छा संकल्प 3 में मैंने पहले पढ़ा दिया था ये टॉपिक, ऐसा है कोई बच्चा जिसने पहले पढ़ रखा है, ये नोट्स बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले बनवाया मैंने उससे, है ना, उससे अलग ढंग से पढ़ाया है, थोड़ा सा ही पढ़ाया ना अलग ढंग से, क्या पूरा ही पढ़ा दिया, हाँ पूरा ही अलग ढंग से पढ़ाया, नहीं उतना ही है, आपको लग रहा है अलग ढंग से, है नहीं चलो देखो, हाँ इसको कई ढंग से पढ़ाया जा सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के टॉपिक को, इन्वर्जन को। चलो देखो वैसे समझ में आ रहा नहीं है ना, करीबन 8-10 कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन काफी आते हैं। तो देखो सुनो, अगर मान लो आपका जो 2 क्लॉज हैं, ये रूल नंबर 9 चलेगा शायद, चलो एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, बट का कोई जरूरत नहीं है, बट की जगह पर कॉमा चलता है आजकल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इससे 2 क्लॉज जुड़े हों, नो सूनर देन, अगर इससे 2 क्लॉज जुड़े हों, नो सूनर डैश देन, वैसे क्लॉज तो 2 ही जुड़ेंगे, और हार्डली स्कार्सली डैश व्हेन, इनसे जब 2 क्लॉसेज जुड़े हों, तो जो पहला है मतलब नो, नॉट ओनली के बाद, नो सूनर के बाद, हार्डली स्कार्सली के बाद, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। अच्छा इसके अलावा मैं और भी चीजें हैं जिनमें सिंगल सिंगल कंजंक्शन जुड़ेगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले तो ये देखना कि मैं बात क्या किस किस की कर रहा हूं, नॉट ओनली, नो सूनर और हार्डली स्कार्सली। तो लिखो अगला पॉइंट लिखेंगे, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, नीदर डॉट 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 नॉर,
not only dot 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 but also neither dot 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 nor no sooner dot 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 than लिख दिया, हार्डली ऑब्लिक स्कार्सली डॉट 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 व्हेन से जब दो क्लॉज जुड़े हों, से जब दो क्लॉसेज जुड़े हों, से जब दो क्लॉसेज जुड़े हों, सारी चीज दोबारा बोल रहा हूं, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो नीदर डैश नॉर नो सूनर डैश देन हार्डली स्कार्सली डैश व्हेन से जब दो क्लॉसेज जुड़े हों, से जब दो क्लॉसेज जुड़े हों तो वर्ब, वर्ब का इन्वर्जन, संजय फोन लेना, वर्ब का इन्वर्जन पहले क्लॉज में, वर्ब का इन्वर्जन पहले क्लॉज में होता है। वर्ब का इन्वर्जन पहले क्लॉज में होता है। कैसे समझो, एक मिनट, थोड़ा वर्ब का पहला क्लॉज मतलब ये वाले क्लॉज की बात कर रहा हूं मैं, पहला क्लॉज है ना। देखो अब जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली आई एट बर्गर, नॉट ओनली आई एट बर्गर, BURGER, I tried pizza also, I tried pizza also, ठीक है ना, या पिज़्ज़ा या I tried also pizza ऐसा आएगा, also pizza, क्योंकि also पीछे नहीं जाता, also की जगह as well आ जाता है। अब देखिए इसमें बताओ इसमें क्या एरर है कि यहाँ पर did I eat आएगा, क्या आएगा, did I eat, ठीक है ना, did I eat आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन होगा। अब मैंने बट की जगह पे क्या लगा दिया, कॉमा। एक और देखो, मैंने कहा कि नो सूनर, एक एग्जांपल है नो सूनर का, कि नो सूनर आई कुड आस्क हिम द क्वेश्चन ही इंसल्टेड मी, देन ही इंसल्टेड मी। बताओ, कुड आई, इंसल्टेड मी, यहां पर कुड़ाया आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हार्डली वी रीच्ड द एयरपोर्ट, when it started raining, चलो बताओ, हाँ क्या एरर है, सिंपल सा एरर है। यहां आ जाएगा डिड वी रीच। मैंने कहा नीदर द डोर वॉज ओपन nor I opened it, ना तो दरवाजा खोला हुआ था ना मैंने खोला, opened it। बताओ क्या करेंगे इसमें, द डोर वॉज की जगह क्या हो जाएगा, नीदर वॉज द डोर ओपन, है ना, क्लियर है ना, ये लिख लीजिएगा। ये आपके 9 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। हाँ अच्छा, ये बताओ अभी तक के जो सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 9 पॉइंट्स अपन की कंप्लीट हुए हैं। लास्ट पॉइंट अपन अब कंप्लीट करने वाले हैं। ये पूरा हुआ कि नहीं, मतलब ये समझ में आया कि नहीं इन्वर्जन, कि कैसे कैसे होता है। यानी अपन ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब निकल के बाहर आ जाती है। तो कहाँ कहाँ आती है, सारा क्लियर हो गया।
इससे क्या है, ना केवल ग्रामेटिकल फंक्शन स्ट्रांग होते हैं, बल्कि पेपर में जब लेंदी सेंटेंस हम देखते हैं ना, तो उनमें से भी एरर निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना एक अपने आप में बड़ी चीज है। 10 रूल है, 10 रूल को एक दिन में एक रूल याद करोगे तो आराम से 10 दिन में हो जाएगा। वैसे ये टॉपिक को अगर पढ़ाया जाए रेगुलर क्लासेस में तो 2-2.5 घंटे लगे, लेकिन अब जैसे कंटिन्यू क्लास में पढ़ाते हैं तो फिर एक दिन में 1-1.5 घंटे में हो जाता है। टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, कई लोग तो इसको पढ़ाते ही नहीं है। अब जैसे सब्जंक्टिव यूज ऑफ वर्ब है, मैं नॉर्मली सब्जंक्टिव यूज ऑफ वर्ब की बात करें तो मैं कई क्लास में पढ़ाते ही नहीं हूँ, कोर्स खत्म कर देता हूँ। और क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि बच्चे उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब जैसे कभी क्या होता है कि सब्जंक्टिव, अब जैसे मैं अगली क्लास जो संडे को लूंगा 1 घंटे की, और उस 1 घंटे की क्लास में या 1.25 घंटे की लगेगी, 1 पौन घंटे की, मैं उसमें सब्जंक्टिव यूज पूरा पढ़ा दूंगा आपको। मात्र 1 पौने घंटे की है, और वो आपके समझ में आए ना आए वो एक गारंटी नहीं है। दरअसल वो टॉपिक ही टफ पड़ता है। उसमें क्या होता है, मॉडल को लैप्स किया जाता है। जैसे मॉडल वर्ब होता है ना, शुड को गायब किया जाता है उसके अंदर। तो शुड को गायब क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको टर्म को जब तक थोड़ा बहुत, जैसे कई लोगों के मॉडल वर्ब हो गए हैं, वहां वो लोग उसको ग्रेस्प कर पाएंगे। जिनके मॉडल वर्ब्स नहीं हो पाए वो, उनको थोड़ी कठिनाई आएगी। अब वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों का होता है यार कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, टीचर की बातों को सही सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो जो ध्यान से सुनते हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो नहीं सुनते उनका तो कोई फाल ही नहीं है ना, उन्हें सिस्टम भी मैनेजमेंट में नहीं है उसका। तो अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। पॉइंट नंबर 10 पहले ध्यान से सुनेंगे फिर लिखेंगे। देखो ये क्या लिख रहा है, ओनली वाई। ये क्या लिख रहा है, ओनली आफ्टर। ये क्या लिख रहा है, ओनली सिंस। ये क्या लिख रहा है, ओनली व्हेन। और ये क्या लिख रहा है, ओनली इफ। ठीक है ना, ये 5 तो ओनली के हैं और 2 नॉट सिंस के हैं, नॉट सिंस और नॉट अंटिल। ये 5 आपको, ये 5 और 2 7 हो गए, 7 आपको याद रखने हैं। UNTIL। भाई आप मेरे पास सिंस ऐसे इन्वर्जन के तो और भी पॉइंट्स हैं, आप पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ा दूंगा 1-2 पॉइंट, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं साहब पढ़ा तो पूरा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देश भर की टॉपिक होते हैं और देश भर का सिस्टम होता है। अब यही तो है ना कि इंग्लिश जब बात करते हैं कि इंग्लिश को परफेक्ट की, आप कहते हो कि सर कितने दिन, तो 6 महीने प्रॉपरली, 6-7 महीने अगर इंग्लिश की कोई रेगुलर क्लास लगे ना, तो बच्चा ऐसे निकल के जाए इंग्लिश में कि ले बैंक की कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये ले हो जाएगा आंसर। आपको खुद को पता होगी ये आंसर इसका आएगा। तो ये सब कुछ सिस्टम से होता है, मतलब टाइम देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, मैथ को सीखने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। ये है ही ऐसी चीज़ें हैं, इसमें छोटे छोटे फंक्शन चेंज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बदल जाती है। जैसे देखो एक तरह से देखा जाए तो ये तो नॉट से ही है, इसको तो तुम वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखो क्या होता है कि इन दोनों के बाद, जैसे नॉट ओनली, ये ओनली वाई और ओनली आफ्टर के बाद जीरंड फ्रेज आता है। जैसे जीरंड फ्रेज, जीरंड मतलब होता है बेटा बर फर्स्ट में ING, ये फ्रेज आता है। तो फ्रेज आ गया, उसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। फ्रेज के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। बात समझ में आ गई, कहां होता है, ठीक है ना। मतलब ये डीरेंट फ्रेज के पूरे बाद, मतलब 2, 4, 5 शब्द, 5, 7, 8, 10 शब्द आ सकते हैं इधर, और फिर सब्जेक्ट आएगा ना, जब सब्जेक्ट से पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे। इंतजार करेंगे जब तक सब्जेक्ट नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट थोड़ी है, ये जीरेंट वर्ब सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो कोई वर्ब है ना। एक मैं ओनली आफ्टर को दोबारा यहां लिख रहा हूं, क्योंकि ओनली आफ्टर है ना, जीरेंट फ्रेज भी लेता है अपने साथ और क्लॉज भी लेता है। अब इनमें क्लॉज आ गया, मान लो एक क्लॉज, फिर एक और क्लॉज आएगा, 100% तय है, एक और क्लॉज आएगा, यहां हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा। बात नहीं समझ में आई, हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन यहां नहीं हो रहा है, इसमें पहले क्लॉज में। कहां हो रहा है, सेकंड क्लॉज में। कहां हो रहा है हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन, सेकंड क्लॉज में। कहां हो रहा है भैया, सेकंड क्लॉज में। इधर भी यहां पहले सिंपल क्लॉज आ जाएगा एक, और फिर जो सेकंड क्लॉज आएगा ना, यहां हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा। अब तक कहां हो रहे थे, फर्स्ट क्लॉज में, अब यहां कहां हो रहा है, सेकंड क्लॉज में। ये चीज सीखने की है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि नॉट अंटिल UNTIL माई, अंटिल है ये, सॉरी, UNTIL अंटिल माई फादर कंफर्म्ड मी, जब तक मेरे पिताजी ने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म्ड मी, आई बिलीव्ड
आई बिलीव्ड इन माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हुआ। बताओ कि जब तक मेरे पिताजी ने मुझे कंफर्म नहीं किया, मुझे अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हुआ। बोलो नॉट अंटिल आ रहा है एक साथ, तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन यहां होगा या आई बिलीव में होगा? बताओ कहां होगा? आई बिलीव्ड में। तो कैसे हो जाएगा? डिड आई बिलीव। क्या हो जाएगा? डिड आई बिलीव। क्या हो जाएगा? डिड आई बिलीव। अब जैसे एक मैं ले लेता हूं ओनली बाय, ओनली बाय स्टडिंग हार्ड, ओनली बाय स्टडिंग हार्ड, कठिन मेहनत करके ही आई कैन गेट सक्सेस, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। बताओ क्या गलती कर दी मैंने? यहां पर अपन क्या करेंगे? कैन को आई से पहले लेंगे, कैन आई गेट सक्सेस, ये इस तरह से बनेगा। क्या समझ में आया? ओनली बाई के बाद पहले जीरंड वाला फ्रेज आ गया स्टडिंग हार्ड, फिर इसके बाद अपन ने हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर दिया। इसमें पहले एक क्लॉज आ जाएगा सिंपल वाला, ये क्लॉज आ गया, फिर उसके बाद अपन ने हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर दिया। थोड़ी जगह कम है, स्पेस कम है, आप लिख लीजिए इनको ऐसे की ऐसे ही, या मैं लिखा दूं? थ्योरी लिखने से तो कोई फायदा नहीं है इसमें, ऐसे की ऐसे ही समझ में आएगा, लिख लीजिए। हाँ भाई देखो इसके, अब ये तो हो गया पॉइंट। अब मैं केवल एग्जांपल्स एग्जांपल्स लिखा देता हूं, फिर एक पॉइंट और लिखा दूंगा, ठीक है ना? वैसे मैं उसको टेंसेस में पढ़ा देता हूं नॉर्मली, कि इफ की जगह पर वो है, इफ की जगह पर शुड और हैड दोनों का प्रयोग हो सकता है, वहां भी इन्वर्जन माना जाता है उसको। तो मैं इसके एग्जांपल्स और लिखा देता हूं। देखो, जब तक मैंने अपना नाम नहीं सुना मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत गया। लिखो, हिंदी लिखो। जब तक मैंने अपना नाम नहीं सुना मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत गया। सुना, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत गया, कि मैं जीत गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत गया। देखो, जब तक मैंने अपना नाम नहीं सुना मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत गया। तो जब तक और नहीं, ये दो शब्दों के लिए एक शब्द है जब तक नहीं के लिए, अनटिल, नॉट अनटिल। क्या लिखा अपन ने? नॉट और अनटिल। तो नॉट और अनटिल जब एक साथ आ गए तो पहले वाला क्लॉज ये वाला, तो ये वाला तो ये आ गया, नॉट और अनटिल तो आ ही गया, ठीक है ना? तो देखो सुनो, जब तक नहीं की इंग्लिश क्या होती है? अनटिल, और इस नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। दोनों मिला के एक साथ लिख दिए। इस वाला नॉट पहले आ गया, इस वाला नॉट पहले आ गया, तो वहां से हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। तो देखो, आई हियर्ड माई नेम, हियर्ड माई नेम, नॉट अंटिल आई हियर्ड माई नेम डिड आई बिलीव, डिड आई बिलीव कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, डिड आई बिलीव दैट आई वॉन, दैट आई वॉन, दैट आई हैड वॉन आएगा, आई हैड वॉन, आई हैड वॉन, ठीक है ना? दैट आई हैव वॉन, ठीक है ना?
क्लियर हो गया? ये बन गया, समझ में आया कुछ किस तरीके से बनाई हिंदी वाला इंग्लिश? देखिए, नॉट अंटिल आई हियर्ड माई नेम, ये तो हो गया। लिखो, जब तक की घंटी नहीं बजी, जब तक की घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, मुझे विश्वास नहीं हुआ या मुझे पता नहीं चला, ऐसे लिखना, मुझे पता नहीं चला कि छुट्टी हो गई। कि छुट्टी हो गई। तो लिखेंगे नॉट अंटिल, नॉट अंटिल द बेल रिंग, द बेल रिंग, जब तक की घंटी नहीं बजी, डिड आई फाउंड, डिड आई फाउंड, मैंने पाया, दैट इट वॉज ऑफ, कि क्या हो गया, छुट्टी हो गई, इट वॉज ऑफ, है ना? अब देखो, इट हैड बीन ऑफ आएगा, इट हैड बीन ऑफ क्यों आ रहा है बताओ? मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं बार बार? क्योंकि आपको पता है कि जब आपने पाया तब क्या हो चुकी थी, छुट्टी हो चुकी थी, एक काम पूरा हो गया था। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, बचपन से ही, बचपन से ही, बचपन से ही मैंने अपने जीवन में कोई मजे नहीं किए, कोई मजे नहीं किए, न सिगरेट के छल्ले उड़ाए और ना ही तंबाकू चबाया, ना ही फिल्में देखी, ना ही आवाराओं की तरह घूमे, कोई मजे नहीं लिए। तो देखो क्या करेंगे, ना स्कूल बंक मारा, ठीक है ना? तो बचपन से ही, तो कैसे करेंगे, नॉट सिंस, कैसे लिखेंगे, नॉट सिंस माई चाइल्डहुड, नॉट सिंस माई चाइल्डहुड डिड आई हैव एनी फन, डिड आई हैव एनी फन। लिख दिया? अगला एग्जाम्पल, आंसर की लग चुकी है, देख के जाना। कई लोगों ने तो देख भी लिए होंगे, एनालिसिस कर लिया होगा, है ना? चलो अगली बार फिर देखते हैं। 14 तारीख को पेपर अगला, बता ही दिया है मैंने इसके बारे में। अच्छा, इसमें क्या है कि सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एक पेपर रोज आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। एक पेपर का टारगेट बनाया, 2 घंटे की क्लास रहेगी रेगुलर, और आपको रोज CHSL CGL प्री का एक पेपर सॉल्व कराया जाएगा। लगभग 3 महीने तक ये सेटअप रहेगा। जिसने ये सॉल्व कर लिए सोच लो कि वो छोड़ेगा नहीं पेपर को,
इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर। और महीने में 2 पेपर मेंस के चालू हो रहे हैं इसी दिसंबर के 2nd वीक से 3rd वीक से, कि एक पेपर मेंस का चालू हो गया, मतलब 1 महीने में 2 पेपर मेंस के लगेंगे जब तक मेन एग्जाम नहीं होगी। ठीक है। और मेन की क्लास रात में चलेगी 8 से 10 ऑफलाइन। हाँ, जिनके सिलेक्शन हुए हैं वो यहाँ आएंगे 8 से 10 प्री में, जिनका क्वालिफाई हो रहा है। बॉयज़, गर्ल्स तो नहीं आएंगे, गर्ल्स को लाइव रखेंगे वो क्लास, तो बॉयज़ उस क्लास को देखेंगे, मतलब ऑफलाइन रहेगी क्लास, यहीं बुलाना है उनको। और हो सकता है हम लाइव ना करें, तो बॉयज़ की रहेगी 8 से 10 की क्लास। और कोई अगर गर्ल्स आती है तो गार्जियन बाहर बैठे और क्लास ले, क्योंकि दिन भर में टाइम नहीं है, 8 से 10 ही रहेगी क्लास रात को। चलो देखो, केवल यदि only if you accept this proposal, you accept this proposal, PROPOSAL, you can join this company, चलो एरर निकालो, join this company, एरर निकालो, कैन यू आएगा। वैसे तो तुम्हें ना अगर केवल इफ ही दिखते तो अपन क्या नहीं करते, यहाँ कैन यू नहीं करते, लेकिन यहाँ इफ अकेला नहीं है, कौन है साथ, ओनली है। आया कुछ समझ में? हाँ, अब बस लास्ट पॉइंट पढ़ा दूं, तुम क्यों होता नहीं तो रहने दूं, लास्ट पढ़ा दूं का, एक तुम्हारी इच्छा, लास्ट है तो जिनकी नहीं है वो जा सकते हैं, जिनकी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आजकल के विद्यार्थियों की क्षमता जानता हूं, डालडा खाते हैं, तो डालडा खाते हैं तो पढ़ नहीं सकते, या फिर रिफाइंड खाते हैं, देसी खाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं टिक पाते। यानी कि अगर 2-3 घंटे अगर तुम पढ़ नहीं पाते हो तो इसका मतलब वास्तविक रूप से मानसिक क्षमता तुम्हारी विकसित नहीं हुई है, मानसिक क्षमता तुम्हारी अभी भी विक्षिप्त हो, मेंटली डिसऑर्डर्ड। लिखो लास्ट, लिखिए इफ के स्थान पर लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, 11। इफ के स्थान पर शुड एवं हेड को रखा जा सकता है, इफ के स्थान पर शुड एवं हेड को रखा जा सकता है। जैसे मेरे एक एग्जाम्पल है कि इफ, पहले तो ये देख लो शुड किसका भाव देता है, संभावना का, शुड किसका भाव देता है, संभावना। जैसे इफ इंडिया शुड विन, अगर भारत जीतती है, शुड विन, अगर भारत जीती है, आई शैल हैव शैंपेन, तो मैं शैंपेन पीऊंगा, क्या पीऊंगा, पेप्सी नहीं पीऊंगा, शैंपेन पीऊंगा। देखो ये शराब होती है बढ़िया वाली, इंडिया के जीतने पे शैंपेन और इंडिया के हारने पे देसी ठर्रा पीऊंगा जरूर, है ना, बिना पिए नहीं रहूंगा, पीऊंगा जरूर। चलो देखो, यहां पर अगर शुड की बात करूं मैं, शुड को अपन इफ की जगह पर रख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं शुड इंडिया विन, बात वही है, शुड इंडिया विन, बात वही है। समझ गए मेरी बात? यानी कि अपन आगे पूरा सेंटेंस यों की त्यों बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सेम सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैंने कहा इफ द मैकेनिक, MECHANIC, इफ द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार, अगर मैकेनिक ने कार को रिपेयर कर दिया होता, हैड रिपेयर्ड द कार, इफ द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार, I would have reached the destination, तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होता।
रीच्ड द डेस्टिनेशन। इसी सेंटेंस को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, हेड को मैं किसकी जगह पे लिख सकता हूं बेटा? अरे हेड को किसकी जगह पे लिख सकता हूं? जी बताइए, हेड को किसकी जगह पे लिख सकता हूं? इफ की जगह पर। तो क्या हो जाएगा? हेड द मैकेनिक, हेड द मैकेनिक रिपेयर्ड। बाकी का सारा सेंटेंस एज इट इज, जैसा ये है वैसा की वैसा आ जाएगा। ये हो गया अपन का टॉपिक कंप्लीट। इन्वर्जन इज कंप्लीट नाउ। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं पूरी 15 स्लाइड्स का। लिख दिया? चार 4.5 पेज का हो गया होगा मैटर। कितने पेज? एग्जाम्पल ज्यादा हो गए ना, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल्स हो गए ना। कईयों के तो 20-25 पहुंच गए पीछे से। एक पेज में एक शब्द लिख रहे हैं। गलती से रेलवे के बच्चे एसएससी में घुस गए। चलो करें स्टार्ट। अब ये आपको पूरी पीपीटी थोड़ी देर बाद में कहां पहुंच जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लेकर के इसको, और वहां से जो भी कुछ रह गया हो, छोटा मोटा डॉट फुल स्टॉप, वो सब लिख देना, ठीक है ना? इसको एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना मैंने सारा लिखा है मैटर। कुछ एक ही रूल्स हैं जो मैंने बोले हैं, बाकी सारा लिखा है। चलो बताओ, इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना क्या कहलाता है? इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ऑट, नीड। ओके, ऑट, नीड रह गया, इसमें रह गया, आगे आ गया यूज्ड। अच्छा, जैसे कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? इन्वर्जन। क्या होगा? इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन को निम्न नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला रूल क्या है कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, यानी कि लास्ट में क्या हो? बैट बॉल। लास्ट में क्या हो? बैट बॉल। और शुरुआत किससे हो? हेयर से। तो बोलो हेल्पिंग वर्ब इन्वर्ट होती है कि पूरी मेन वर्ब उठ के आती है? बोलो हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब? तो पूरी मेन वर्ब उठ के आ जाती है। तो ये मेन वर्ब देख रहे हो आप, यहां पर मैंने ये 2 एग्जांपल लेके, पहले बोलो कौन सा था? हेयर कम्स ए मैन। हेयर कम्स ए मैन, ये नहीं कहेंगे हेयर ए मैन कम्स, क्या कहेंगे? हेयर कम्स ए मैन। अगला हेयर लाफ्स समवन, क्या बोलेंगे? हेयर लाफ्स समवन। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है कि अगर सो प्लस एडजेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत में आए, क्या आए सेंटेंस की शुरुआत में? तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। जैसे कि आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कहां आ रही है? सब्जेक्ट से पहले। तो अब जैसे ये बना कैसे था कि सो वीक यू आर या सो वीक आर यू? सो वीक आर यू। सो हैंडसम इज द प्राइस या सो हैंडसम द प्राइस इज? सो हैंडसम इज द प्राइस। अगला हमने देखा कि अगर सच से सेंटेंस शुरू होता है तो सच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। सच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहां से किससे पहले आती है? सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे सच वॉज हिज ड्रीम या सच हिज ड्रीम वॉज? सच वॉज हिज ड्रीम। सच वॉज हर फियर या सच हर फियर वॉज? सच वॉज हर फियर। अगला रूल है कि अगर कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, कोई भी आदेशात्मक वाक्य आता है, उसमें किसका इन्वर्जन होता है? मे का। किसका इन्वर्जन होता है? मे का। एकमात्र मॉडल वर्ब है जिसमें मे आती है, वो कौन सा तरीके का वाक्य है? ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अगला आपने देखा कि देयर से शुरू होने वाले वाक्यों में सेंटेंसेस, वे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट की किसी स्थान या लोकेशन को दर्शाया जाता है, उनमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। बोलो, इज एम आर अकेली आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। वॉज वर अकेली आ सकती है कि नहीं? क्या हैज ए वर्ड अकेली आ सकती है? क्या लगेगा? मॉडल अकेली आ सकती है? क्या लगेगा? भी। अच्छा, तो ये देखो, ये देख लिया आपने सेंटेंस। कई बार क्या होता है कि हैज में अकेला हैज दे देता है, बीन नहीं देता, अकेला हैज देता है। अब दिमाग लगाओ, केवल देयर वाले वाक्य में ऐसा होगा कि बीन पहले आएगा, बाकी और सब में तो पीछे चला जाएगा। अब देखो आगे, देखो यहाँ प्रपोजिशन प्लस लोकेशन अगर सेंटेंस की शुरुआत में हो, वो देयर ही है एक तरह से। भाई प्रपोजिशन प्लस लोकेशन एक तरह से क्या है? देयर। तो अगर ये शुरू में आती है तो भी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। अब ये वाक्य देख लो, जैसे बिहाइंड द क्लाउड, जैसे मैंने कि इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम देयर आर 30, जैसे इन द क्लासरूम आर 50 स्टूडेंट्स, in the classroom are 50 students, in the classroom are 200 students, in the classroom are 200 students। ऐसे बोल सकते हैं in the classroom are 300 students। तो in the classroom are बोलना है, ऐसे नहीं बोलना in the classroom 100 students are। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर 300 स्टूडेंट्स आएगा। आगे देखो कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन लेते हैं। कौन कौन है बोलो? नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नॉर, नीदर, इन नो वे, इन नो अकाउंट, इन नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंस, नॉट फॉर ए मोमेंट, बिफोर, नेवर बिफोर, नेवर अगेन, नेवर बिफोर, नेवर अगेन। इनमें सब में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? पहले आएगी। तो देखो मैंने सारे एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ दे रखे थे। इसके बाद हम देखेंगे लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू जब सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद तो वैसे ही मेन वर्ब आती है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जब ये किसके रूप में आते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो भी हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। देखिए यहां पर मैंने क्या, लिटिल वन थिंग्स की जगह पर लिटिल डज वन थिंग कर दिया। फ्यू डिड आई ऑब्जर्व की, यहां पर फ्यू आई ऑब्जर्व की जगह पर फ्यू डिड आई ऑब्जर्व कर दिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, नीदर, नॉर से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो पहले क्लॉज में क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। बाद की नहीं कर रहे हम बात, हम तो पहले क्लॉज की कर रहे थे। जैसे आई एट का क्या हो गया? डिड आई ईट। आई कुड का क्या हो गया? कुड आई। आई रीच्ड का क्या हो जाएगा? डिड वी रीच, या वी रीच है यहाँ पर, डिड वी रीच हो जाएगा। द डोर वॉच का क्या हो जाएगा? वॉच द डोर। क्यों? नॉट ओनली, नो सूनर, हार्डली और नीदर। अगला देखेंगे, अगला क्या था कि ओनली बाई और ओनली आफ्टर के बाद जिरंड फ्रेज आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का कन्वर्जन होता है। ओनली सिंस, ओनली व्हेन, ओनली इफ और ओनली आफ्टर के बाद पहले क्लॉज आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब का कन्वर्जन दूसरे क्लॉज में होगा। और ऐसे ही नॉट, अंटिल और नॉट सिंस में होता है कि वहां पर भी पहले पहला क्लॉज आएगा, फिर दूसरे क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो जाएगा। यहां देख रहे हो कि दो क्लॉज आ गए, पहला ये आ गया, दूसरा वो आ गया, वहां जाके इन्वर्जन किया, यहां नहीं किया। और मैंने ऐसा अर्थ क्यों किया? देखो अंटिल तो उससे जुड़ा हुआ है और नॉट इससे जुड़ा हुआ है। नॉट को जब इसमें से निकाला और पहले लाई तो इधर वाले क्लॉज में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन। ऐसी नॉट बाई, नॉट बाई के बाद ये वाला फ्रेज तो पूरा हो ही गया, सॉरी ओनली बाई। और फिर इसके बाद अपन ने क्या कर दिया? कैन आई, क्या कर दिया? कैन आई। इधर देखो यहां पर मैंने कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स आपको लिखाए थे। और उसके बाद फाइनल अपन ने क्या पढ़ा कि इफ के स्थान पर अपन शुड और हेड को रख सकते हैं, वहां पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत है? कंप्लीट? ओके, थैंक यू वेरी मच। संकल्प 2 5 नंबर कमरे में चले जाओ, उदित जी सर क्लास लगेगी। अभी पेपर लग रहा है, अभी मत जाना, यहीं रहना।